लास्ट एक्सरसाइज में किया था बेटा हमने 1.4 एक्सरसाइज 11th स्टैंडर्ड की एलिमेंट बुक से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं उसका थर्ड पार्ट। अलजेब्रा ऑफ सेट्स की थ्योरम का यूज़ करके आपने प्रूव करना है इफ़ ए सबसेट बी देन बी डैश सबसेट ए डैश एंड व्हेन बी डैश सबसेट ए डैश देन ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी कि इंटर इम्प्लीकेशन है इसमें भी, जैसे कल हमने किया था 2 पार्ट। तो गिवन है फिलहाल आपके पास, गिवन है बेटा ए सबसेट बी और प्रूव करना आपने बी डैश सबसेट ए डैश, ये प्रूव करना आपने। तो भाई किसी सेट को किसी दूसरे सेट का अगर सबसेट आप प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट के प्रूव करने पड़ेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो मैं लेट करके चलता हूँ, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एलिमेंट ऑफ बी डैश। एक्स जो है बेटा बी डैश का एलिमेंट लिया मैंने, देन इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लिखवाई थी आपको, तो उनको याद करिए कि एक्स अगर बी डैश में है तो बी में डेफिनेटली नहीं होगा। यही प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिख दी, इसमें यही प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। तो कुल मिलाकर मेरे को प्रूव ये करना है कि x जो है वो ए डैश का एलिमेंट है। अब देखो बच्चों, x अगर b में नहीं है तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ कि वो a में तो कभी हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि जो a है वो b का सबसेट है, यानी कि a के सभी एलिमेंट क्या है, b के अंदर मौजूद। जैसे a सेट आपके पास है, ए सेट है जैसे आपके पास 1 2 और बी सेट है आपके पास 1 2 3। अब देखिए जो एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में डेफिनेटली होगा ही नहीं। जैसे कि मैं 5 की बात करूं, यहाँ पर 5, क्या 5 बी में है, तो 5 बी में नहीं है, तो आप लिख सकते हो 5 डजंट बिलोंग्स टू बी। तो 5 ए में भी डेफिनेटली नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो बी में ही नहीं है वो ए में कैसे हो सकता है जब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, सॉरी। तो इस लाइन के बाद में ये लाइन लिख सकता हूँ और रीजन रहेगा इसका गिवन ए सबसेट बी। तो भाई अब x अगर ए का एलिमेंट नहीं है बच्चों तो x किसका एलिमेंट हो जाएगा, ए डैश का। बस यही प्रूव करना था मेरे को। x को मैं b डैश का एलिमेंट लेकर चला, a डैश का प्रूव कर दिया, देयरफॉर b डैश जो है b डैश सबसेट आ जाएगा a डैश का, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट, उसमें क्या है, अब की बार गिवन जो है, गिवन है बेटा b डैश सबसेट a डैश और प्रूव आपने करना है ए सबसेट बी। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, x को हम a का एलिमेंट लेकर चलेंगे और b का प्रूव करेंगे, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, a b का सबसेट। तो यहाँ पर लाइन लिख दीजिए, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a। अब x अगर a का एलिमेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि x डजंट बिलोंग्स टू a डैश, क्योंकि मेरा टारगेट है यहाँ पर b लेकर आना, और b लेकर मैं तब आ सकता हूँ जब a डैश आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो a डैश में नहीं है वो b डैश में कैसे हो सकता है, क्योंकि b डैश के सारे एलिमेंट किस में है, a डैश में। तो इस लाइन के बाद हम लिख सकते हैं x डजंट बिलोंग्स टू b डैश, रीजन रहेगा गिवन b सबसेट a डैश। अब अगर x b डैश का एलिमेंट नहीं है तो बेटा किसका एलिमेंट हो जाएगा, b का। तो x को मैं a का एलिमेंट लेकर चला, b का प्रूव कर दिया, देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट है बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। A union B equal to A intersection B implies A equal to B. A union B equal to A intersection B implies A equal to B. यानी कि अगर A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है बेटा तो A और B सेट इक्वल हो जाएंगे। अगर A और B सेट इक्वल है तो उन दोनों का यूनियन और दोनों का इंटरसेक्शन सेम ही आएगा। ये हमने प्रूव करना है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं इसको। तो गिवन लेकर चलेंगे A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। प्रूव करना आपने A इक्वल टू B। तो किन्हीं दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले प्रूव करेंगे A सबसेट B देन B सबसेट A एंड बोथ आर इक्वल सेट। तो भाई X को मैं A का एलिमेंट लेकर चलता हूँ बेटा। Let X be any arbitrary element of A. Therefore it can be written as X belongs to A. अब बच्चों X अगर A का एलिमेंट है तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ बेटा X A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ या A इन B, बताओ। यहाँ पर A इंटरसेक्शन B लिख दूँ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो क्या पता है एक जो एलिमेंट है वो ऐसा हो जो केवल A में हो और B में ना हो। तो वो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट कैसे हो सकता है? जैसे कि A के अंदर एलिमेंट है 1 2, B के अंदर एलिमेंट है 2 3। तो A इंटरसेक्शन B के अंदर एलिमेंट क्या हो गया? 2। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर लिखूँ अगर 1 बिलोंग्स टू A और उसके बाद लिखूँ 1 बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B तो गलत हो गया। ये देखिए 1 A का एलिमेंट था और मैंने लिख दिया कि 1 A इंटरसेक्शन B का भी होगा, तो ये हो गया गलत बच्चों। 2 के केस में सही हो 2 के केस में सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 3 लिया मैंने इसमें और इसमें 1 2, तो इंटरसेक्शन में आ गया 2। तो अगर मैं लिखूँ 2 बिलोंग्स टू A देन मैं लिख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो ट्रू हम तभी मानेंगे जब ऑलवेज होगा, तो ये इस केस में ट्रू नहीं होता। जबकि अगर मैं यूनियन ले दूँ यहाँ पर तो यूनियन में आ जाएगा 1 2 3। तो आप कोई भी एलिमेंट लेकर चल पड़ो आप A का, वो A यूनियन B में डेफिनेटली होगा। तो इसके बाद मैं लाइन लिख सकता हूँ A यूनियन B। अब क्योंकि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, अब आप इसके बाद लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B। इस लाइन में इंटरसेक्शन B लिखना रॉन्ग हो जाता, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा गिवन को देखते हुए, यानी कि दोनों इक्वल दे रखे हैं तो A B को रिप्लेस कर दूंगा मैं A इंटरसेक्शन B के साथ। अब इसको फर्दर एक्सपेंड कर देता हूँ X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, क्योंकि जो A इंटरसेक्शन B में है वो डेफिनेटली A में भी है और B में भी है। तो A में तो पहले से ही चला हुआ था, नया रिजल्ट निकल कर आया कि वो B का भी एलिमेंट हो चुका। देयरफॉर A सबसेट B, X को A का एलिमेंट लेकर चला मैं, B का प्रूव कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ A सबसेट B। और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट B सबसेट A। फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट A इक्वल टू B। क्योंकि बेटा ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों सेट इक्वल हों, कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हों। तो नेक्स्ट इसका पोर्शन है, अब की बार गिवन लेकर चलेंगे A इक्वल टू B और प्रूव करेंगे A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ये हमने प्रूव करना है। तो X को मैं इसका एलिमेंट लेकर चलता हूँ। लेट X बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस X बिलोंग्स टू A यूनियन B। X को मैं A यूनियन B का एलिमेंट लेकर चलूँगा और A इंटरसेक्शन B का प्रूव करूँगा यहाँ से। अब देखो इसके बाद मैं लाइन लिख सकता हूँ X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ये लाइन लिख सकता हूँ मैं इसके बाद। ये मैंने बता दिया था आपको कल परसों की क्लास में।
अब देखिए बच्चों, बी को हटाकर आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि भाई b a के इक्वल दे रखा है। एंड यानी कि ये भी कर सकते हो आप, a को हटाकर b भी लिख सकते हो। a को हटाया मैंने और क्या लिख दिया, b। ये b एज इट इज़, a को रिप्लेस कर दिया मैंने b के साथ। मैं दोनों काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बीच में एंड लगा दिया। अब एक इन्फॉर्मेशन को 2 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको एक बार ही लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू a। ठीक ऐसे इस इन्फॉर्मेशन को 2 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, एक बार लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। देखिए बच्चों, मैं x को इसका एलिमेंट लेकर चला और मैंने इसका प्रूव कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस, a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली क्या, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, a इंटरसेक्शन b हमेशा ही सबसेट होता है a यूनियन b का। बताओ अगर नहीं हो तो, a और b कोई भी सेट ले लीजिए आप, a इंटरसेक्शन b जो आएगा वो a यूनियन b में डेफिनेटली होगा। ठीक है ना। ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट फर्स्ट, ये स्टेटमेंट सेकंड ऊपर लिख सकते हो। वी नो दैट इट इज़ ऑलवेज ट्रू। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a यूनियन b। सिंपल है ना, बिल्कुल। आगे करते हैं अब नेक्स्ट इसका 4th सम। लेट a b c be 3 sets, prove that a माइनस b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। आप वेन डायग्राम का यूज करके भी कर सकते हैं भाई, जब तक ना लिखा जाए विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम। एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं लिख रखे तो वेन डायग्राम से कर देना, बहुत ज़्यादा इजी होता है उससे। तो वेन डायग्राम से तो आप कर ही लेंगे सभी बच्चे, मैं थ्योरम से करवा देता हूँ इन सभी क्वेश्चंस को। वेन डायग्राम तो मैंने बता दिया था आपको डिटेल में कैसे कैसे करना है, तो वेन डायग्राम से कर सकते हो। तो 4th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ये प्रूव करना हमने, तो गिवन रहेगा ये और प्रूव करना है ये आपने। तो मैं x को लेट कर लेता हूँ, x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ any arbitrary element of a minus b, therefore it can be written as x belongs to a minus b। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x belongs to a minus b। अब भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और जो b डैश में नहीं है वो किसका एलिमेंट होता है, और जो b का नहीं वो b डैश का। अब इसको क्लोज कर देते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, देयरफॉर a माइनस b सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। सिमिलरली वी कैन शो दैट a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b एंड बोथ आर इक्वल। a इंटरसेक्शन b डैश जो है वो a माइनस b के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें तो हम, ये स्टेटमेंट फर्स्ट, ये सेकंड, काफ़ी इजी सम है बेटा। सेकंड पार्ट है इसका, a माइनस बी इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। a माइनस बी इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश, ये प्रूव करना आपने। तो x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं करता हूँ तो x बिलोंग्स टू a एंड x डजेंट बिलोंग्स टू b, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है, अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर a डैश, तो मैं लिखूँगा x डजेंट बिलोंग्स टू a डैश। इसको देखते हुए काम करने लग रहा हूँ बेटा मैं, और ये है ही एज इट इज़। इसको मैं लिखूँगा b डैश।
अब इसका प्लेस आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में जो फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट है उनको इंटरचेंज किया जा सकता है, बीच में कोई भी कनेक्टिंग वर्ड हो और या फिर एंड, क्योंकि सेम बात को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। इस लाइन ने बताया आपको कि एक्स ए डैश में नहीं है, एक्स बी डैश में है। इस लाइन ने बताया आपको एक्स बी डैश में है, ए डैश में नहीं, बात दोनों सेम है। तो ऐसा लिखकर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब x बिलोंग्स टू बी डैश माइनस ए डैश। तो बच्चों x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चला और मैंने इसका प्रूव कर दिया बेटा। तो ये जो है a माइनस बी सबसेट हो जाएगा b डैश माइनस ए डैश का। सिमिलरली वी कैन शो दैट b डैश माइनस ए डैश सबसेट a माइनस बी। सिमिलरली ऐसा ही प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है इसका, देखिए इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंस पर। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा डिफरेंस पर। ये है नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका। तो लिखेंगे यहाँ पर x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस सी, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। यानी कि क्या करना है कि इन दोनों सेट को इक्वल दिखाना है। उसके लिए आपने इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए आपने इसके सभी एलिमेंट इसके प्रूव करेंगे, तभी ये फर्स्ट वाला जो है इस सेकंड वाले का सबसेट बनेगा। तो उसी ऑर्डर में मैंने क्या है कि x को इसका एलिमेंट लेकर चला मैं, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अंदर। फिलहाल मेरे पास दो सेट हैं, इन दोनों के साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए अब मेरे पास दो सेट ये हैं, इनके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब राइट साइड को देखकर आपने इसको अरेंज करना है। वैसे इसके बहुत सारी आप रिजल्ट निकाल सकते हो, मतलब रिजल्ट एक ही है लेकिन कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। रिजल्ट एक ही है। रिजल्ट तो ये है कि x ए में है, b में है और c में नहीं है, बस यही बात है। इस लाइन का मीनिंग यही है, x ए में है, b में है लेकिन c में नहीं है। अब इसको आप कई तरीके से लिख सकते हो और वो तरीका आपने देखना पड़ेगा राइट साइड में, वरना आंसर आ ही नहीं सकता। तो राइट साइड में मैंने देखा, राइट साइड को देखकर मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे थे लास्ट में देखिए, और ये अलग था, तो मैंने इसको इसके साथ लिखा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। उसके बाद बीच में है यहाँ पर एंड, ठीक है ना। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड x डजेंट बिलोंग्स टू c, ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखो बेटा ध्यान से समझना आपने इसको, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसको तो चाहो आप क्लोज कर सकते हो, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसको अगर मैं क्लोज करना चाहूँ तो इसको मैं लिखूँगा x डजेंट बिलोंग्स टू a माइनस c, ऐसा लिखूँगा मैं इसको। लेकिन आंसर में ये दिखाना, देखिए मैंने बताया आपको चीज़ एक ही है लेकिन कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको पता कैसे लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा x डजेंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि x केवल a में है, c में नहीं है, तो दोनों के कॉमन में कैसे होगा। देखिए एग्जाम्पल, x जैसे मेरा ये है 1, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा 2। तो बेटा जो x की मैं बात करूँ, x मान लो मेरा 1 है,
तो 1 जो है ना ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो क्या वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो वही बात मैंने लिखी है, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक सेट में है तो उनके इंटरसेक्शन में कैसे होगा वो, बस यही लिखना था। इसके बाद आंसर ही आ गया। इसके बाद आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब x इसमें है और इसमें नहीं है, तो ऐसा लिखेंगे ना। बस क्या कर दिया बच्चों, हमने x को हम इसका एलिमेंट लेकर चले और इसका प्रूव कर दिया। देयरफॉर हमने प्रूव किया कि a इंटरसेक्शन b माइनस c जो है वो सबसेट है बेटा a इंटरसेक्शन b और माइनस a इंटरसेक्शन c का। Similarly, we can show that A intersection B minus A intersection C is subset A intersection B minus C. From statement first and second, we observe that both are equal set. ये प्रूव कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। यूनियन बी जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंस पर, लेकिन लास्ट में ऑर्डर चेंज कर देता है वो। जैसे कि ए यूनियन बी माइनस सी है, यानी कि यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंस पर। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा डिफरेंस पर, लेकिन यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं डिफरेंस पर। अगर हम यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करने चले तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी और माइनस सी माइनस ए, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। ये सम है, थ्योरम नहीं है ये। फोर्थ का ये पार्ट है, फोर्थ ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, ये प्रूव करना हमने। तो वे x को इसका एलिमेंट लेकर चलता हूँ मैं पहले की तरह। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस c। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस c, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसको फर्दर एक्सपेंड अगर करें तो x बिलोंग्स टू a और x belongs to B and x doesn't belongs to C, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसने जो स्टेटमेंट है इसने आपको क्या कहा, देखिए इन दोनों को इकट्ठा रखना ज़रूरी है वरना और जो है गलत एक्सप्लेनेशन देगा आपको। तो फिलहाल इसने ये कहा कि या तो ये है पॉसिबल या ये पॉसिबल है या फिर दोनों पॉसिबल हैं। मीन्स या तो x a का सबसेट है, b का नहीं है, c का है, या फिर x a का नहीं है, x b का है, c का नहीं है, या फिर दोनों बातें पॉसिबल है। मतलब मेन मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं तो या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है या दोनों पॉसिबल हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करूंगा राइट साइड को देखकर। तो एक बार तो मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ऐसे। अब बीच में क्या है, एंड। यहाँ पर लिखा है कि x बिलोंग्स टू a और x डजंट बिलोंग्स टू c, ठीक है ना। तो अब इसको क्लोज करेंगे तो a यूनियन b आ ही जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। और यहाँ पर देखो बेटा क्या है, यहाँ पर ये लिखा है कि x जो है वो a का एलिमेंट है या फिर c का नहीं है, ठीक है ना। a का एलिमेंट है, c का नहीं है। तो वैसे अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूँ तो ये क्या कहती है कि या तो ये है या ये है या दोनों हैं, या तो ये है या ये है या फिर दोनों है। मतलब या तो x a का एलिमेंट है
और सी का बी है, मतलब ये नहीं होगा तो ऐसा ही होगा ना, केवल ये पॉसिबल होगा तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो क्या होगा, एक्स सी का एलिमेंट हो जाएगा। एक्स ए का एलिमेंट है और सी का बी है, या फिर एक्स ए का नहीं है एक्स सी का नहीं है, या फिर ये दोनों बातें पॉसिबल हैं। तो इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूँ कि x बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग्स टू सी, x डजंट बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी, ऐसे लिखूँ मैं इसको, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, हमारे को चाहिए x डजंट बिलोंग्स टू सी माइनस ए, ठीक है ना, क्योंकि x डजंट बिलोंग्स टू सी माइनस ए आएगा तभी यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। तो एक बार इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसके केस एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, x डजंट बिलोंग्स टू सी। तो भाई इसको अगर मैं क्लोज करना चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ मैं, देखो x बिलोंग्स टू ए माइनस सी, ऐसे कर सकता हूँ मैं। अब देखो, अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि भाई ये तो जब क्लोज होता है जब यहाँ पर एंड लग गया हो, है ना, ये तो जब क्लोज होगा ना जब यहाँ पर एंड लग गया हुआ हो। अभी पीछे हमने किया था, ये किया था, और पीछे किया था, ये था, देखो x बिलोंग्स टू बी एंड x डजंट बिलोंग्स टू सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बीच में एंड लगेगा तभी ये पॉसिबल होगा, मैंने और में पॉसिबल बना दिया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ऐसा मैंने इसके कारण किया। देखो ये कहता है या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है या दोनों पॉसिबल हैं। तो ये क्या कहता है कि x ए का एलिमेंट है या फिर b का है, ठीक, मतलब मान लेता हूँ मैं कि दोनों पॉसिबल हैं, मान लेता हूँ मैं दोनों पॉसिबल हैं। तो दोनों पॉसिबल के केस में क्या हो गया कि x ए का एलिमेंट हो गया, x ए का एलिमेंट हो गया, दोनों पॉसिबल होंगे तो। और अगर ये पॉसिबल होगा ये पॉसिबल नहीं होगा तो उसमें क्या हो गया कि x या तो ए का है या b का है या दोनों का है। और इसमें मना कर दिया कि x ए का नहीं है या फिर x सी का नहीं है, दोनों का नहीं है। तो इस केस से क्या निकल कर आया, ये केस पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ, ये केस पॉसिबल नहीं हुआ। देखो अगर आपके सामने केवल ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, तो इस लाइन का मीनिंग ये नहीं है कि भाई x या तो a में है या b में है या फिर दोनों में है, या x या तो a में है या b में है या दोनों में है। मतलब इतने केस हो सकते हैं इसके, लेकिन पता नहीं कि कौन सा केस होगा। अगर और कोई कंडीशन दे रखी होगी तो केस चेंज हो जाएगा, और कोई कंडीशन होगी तो यहाँ पर तो मेरे सामने बस ये जानकारी है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन b, और उसके भी आप पर मैं बोल सकता हूँ कि या तो ऐसा होगा कि x इसमें होगा या ऐसा होगा इसमें होगा या फिर दोनों में होगा। तो और कोई कंडीशन दे रखी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में से केवल एक केस हो जाए। देखो इसके 3 केस हो गए, x बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग्स टू सी, एक केस ये हो गया। दूसरा केस x डजंट बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी बी। तीसरा केस हो गया कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। मतलब इस लाइन के ये 3 केस बनते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी क्वेश्चन में 3 ही रहेंगे, ये 3 तो हो ही नहीं सकते, तीनों में से कोई एक होगा, है ना। वो तो हमारे को जानकारी नहीं, इसलिए हमने टोटल केस लिखे हैं। जैसे कि मैं कह दूं आपको कोई इवन नंबर है, कोई इवन नंबर है, तो आप फिर कह सकते हो कि या तो वो 4 से डिविजिबल है या 2 से है या दोनों से है ना। क्योंकि अगर मैं 16 की बात करूं
तो 16 क्या हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा डिविजल, 2 से भी, इवन भी है। और मैं बात करूं अगर 4 की, तो 4 भी दोनों से डिविजल है। मैं बात करूं 22 की, तो 22 तो दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो है ना एक ही केस। तो सिचुएशन बताएगी क्या है क्या नहीं है, तीनों में से कोई एक केस होगा, मतलब 3 टोटल केस बनते हैं इसके। अब यहाँ पर जो बात आई है बेटा सामने, वो बात ये आई है कि पहले तो इस पर डिपेंड है सारा कि या तो ये है या फिर ये है या फिर दोनों हैं। अगर दोनों होंगे तो क्या होगा, अगर दोनों पॉसिबल हो तो क्या बताओगे तुम, क्या रिजल्ट निकला, ये दोनों पॉसिबल हो तो, इसको छोड़ दो, ये देखो अगर ये दोनों लाइन पॉसिबल हो तो क्या होगा, ये दोनों लाइन पॉसिबल क्या होंगी तो क्या कहता है कि ये भी सही है और ये भी सही है और ये दोनों भी सही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि x ए का एलिमेंट हो गया लेकिन c का नहीं हुआ, ये मीनिंग हो गया इस लाइन का। b का भी है, b का छोड़ देता हूँ, b का मेरे को कुछ करना है नहीं उसमें लास्ट में। हाँ, a का भी है, b का भी है, c का नहीं, अगर दोनों पॉसिबल होते हैं तो। अगर केवल ये पॉसिबल हो और ये इम्पॉसिबल हो तो फिर क्या होगा, केवल ये पॉसिबल हो कि x या तो a का है या b का है, दोनों का है, और ये इम्पॉसिबल हो मतलब x a का नहीं है, तो x b का होगा, या x c का नहीं है, या x दोनों का नहीं है, तो x b का होगा। तो इससे भी डेफिनेटली x a का एलिमेंट निकल कर आएगा। देखो ये पॉसिबल है केवल और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल का इसके भी 3 रिजल्ट निकले कि x a का है या b का है या दोनों का है, ठीक। तो b का तो कोई रोल है नहीं अपने पास, वहाँ पर b को तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पर केस हुआ कि x a का है या फिर a का नहीं है, मतलब b को अगर मैं छोड़कर चलूँ, केवल a पर कॉन्सेंट्रेशन बनाऊँ अपनी, तो क्या मिला मेरे को, ये इम्पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है, तो क्या मिला मेरे को रिजल्ट कि x a का है, तो फिर इसको भी पॉसिबल होना पड़ेगा, वरना अकेला ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक। इसको भी पॉसिबल होना पड़ेगा और इसको पॉसिबल होना पड़ेगा, तो x a का एलिमेंट हो जाएगा और c का नहीं होगा, ठीक। तीसरा केस, अगर केवल ये पॉसिबल हो, ये पॉसिबल हो, तो फिर क्या होगा, और ये भी पॉसिबल है। देखो इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, एंड का मीनिंग है कि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल, ये सही है और ये भी सही है, दोनों को सही होना पड़ेगा, और दोनों को सही होना पड़ेगा तो x a का तो डेफिनेटली है ही है, और x c का, x b का भी है, लेकिन x c का नहीं है, ठीक। तो अब इसके बाद अगर मैं केस एक्सप्लेन करूं आपके सामने, तो इसके 3 केस बन गए, x a का है और c का, मतलब ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स कब होगा, जब c का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक। ये ट्रू कब होगा, जब x a का एलिमेंट हो जाएगा। या फिर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, x c का एलिमेंट नहीं है और x a का एलिमेंट भी नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि x a का एलिमेंट हो चुका। तीसरा केस, ये दोनों पॉसिबल हो जाएं, तो दोनों पॉसिबल होने लग रहे हैं, क्योंकि इस केस में भी दोनों पॉसिबल होने लग रहे हैं और इस केस में भी दोनों पॉसिबल होने लग रहे हैं। तो इसके बाद मैं लाइन लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू c, ये लाइन लिख सकता हूँ। अब इसको क्लोज करूँ अगर मैं, ये तो है ही a यूनियन b, इसको अगर क्लोज करता हूँ तो इसको लिखूँगा x बिलोंग्स टू a माइनस c, ऐसे लिखूँगा, है ना, x बिलोंग्स टू a माइनस c। अब जो a माइनस c में क्या c माइनस a में हो जाएगा, a माइनस c और c माइनस a दोनों डिफरेंट सेट होते हैं, ठीक। तो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि x डजंट बिलोंग्स टू c माइनस a। तो भाई x a यूनियन b का एलिमेंट है, c माइनस a का नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो x एलिमेंट हो गया a यूनियन b माइनस c माइनस a का। तो ये जो वाला है
ये मैंने इसका सबसेट बना दिया। इसी तरह आप इसको इसका सबसेट सिमिलरली लिख देना और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है ना। वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हो, बाकी आप इसको दिखाना चाहें तो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। एक्स को इसका एलिमेंट लेकर चल पड़ता हूँ और इसका प्रूव कर देता हूँ, ये इसका सबसेट हो जाएगा, सिमिलरली ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब की बार एक्सप्लेनेशन की बजाय मैं डायरेक्ट ये लाइन लिख देता हूँ। तो अभी दो सेट है मेरे पास, एक ये और एक ये। तो एक्स जो है वो ए यूनियन बी का एलिमेंट हो गया, लेकिन सी का नहीं हुआ। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये लिखूँगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड x डजेंट बिलोंग्स टू C। ठीक है ना। ये इकट्ठा था और ये अलग था। तो अब इसको जो है इसको इसके साथ लेकर आना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। x बिलोंग्स टू A एंड x डजेंट बिलोंग्स टू C। बीच में क्या है, और अब इसको इसके साथ लिखना है x बिलोंग्स टू B एंड x डजेंट बिलोंग्स टू C। काफ़ी इजी है। तो अब इसको बंद कर देंगे, हम क्लोज कर देते हैं। x बिलोंग्स टू A माइनस C और x बिलोंग्स टू B माइनस C। अब इसको वापस बंद कर देते हैं, x बिलोंग्स टू A माइनस C यूनियन B माइनस C। तो x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चला, इसका प्रूव कर दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। Therefore A यूनियन B माइनस C सबसेट A यूनियन B A माइनस C यूनियन A B माइनस C। ठीक है ना। तो इसी तरह ये इसका सबसेट लिख देना सिमिलरली, मतलब राइट साइड लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में, और फिर दोनों स्टेटमेंट से दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसका सेम है, वही इंटरसेक्शन है बीच में। करना चाहे तो यहाँ करवा ही देता हूँ मैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मेरे को। बीच में इंटरसेक्शन है, बस ये इंटरसेक्शन है। तो x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चला, अब की बार यहाँ पर आ जाएगा एंड। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा एंड। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा एंड और यहाँ पर आ जाएगा, ये था भाई लेफ्ट साइड थी A इंटरसेक्शन B माइनस C और राइट साइड थी A माइनस C इंटरसेक्शन B माइनस C। तो x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चला, उसको ऐसे लिखा, फिर इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। अब ये A माइनस C लिख दिया, ये B माइनस C हो गया और क्लोज किया तो ये आ गया, बस। तो यानी कि ये मैंने जो है वो सबसेट बना दिया इसका। तो सिमिलरली ये भी इसका सबसेट हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ सम। प्रूव दैट इफ A is subset of B and B is subset of C then A is subset of C। गिवन है कि A B का सबसेट B C का सबसेट, तो आपने A को C का सबसेट प्रूव करना है। A B का सबसेट B C का सबसेट आपने प्रूव करना है A सबसेट C। ये गिवन है ये। तो X को मैं A का एलिमेंट लेकर चलता हूँ और C का प्रूव कर देता हूँ। तो A की बजाय मैं लिखूँगा यहाँ पर B, क्योंकि जो A में है वो डेफिनेटली B में होगा और जो B में है वो डेफिनेटली C में होगा। तो बस X को A का एलिमेंट लेकर चला, मैंने C का प्रूव कर दिया, तो A जो है ना वो C का क्या हो जाएगा, सबसेट। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिक्स्थ सम। लेट A एंड B बी एनी टू सेट्स, प्रूव दैट A माइनस B यूनियन B इक्वल टू A यूनियन B। ये फर्स्ट है बेटा। चाहो तो आप इसको X एलिमेंट लेकर ऐसे प्रूव कर सकते हो, बहुत सारे करवा दिए मैंने,
तो उससे तो आप कर ही लोगे। मैं अब प्रॉपर्टी का यूज़ करके करता हूँ की बार, देखो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों ए इंटरसेक्शन बी डैश, लिख सकता हूँ ना ऐसे, प्रूव भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। यूनियन बी ऑलरेडी है ही। अब यूनियन आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन पर, तो ए यूनियन बी आ जाएगा यहाँ पर, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा, और बी डैश यूनियन बी आ जाएगा। अब आप बी डैश यूनियन बी बताओ क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। किसी भी सेट में उसका कॉम्प्लीमेंट आप यूनियन करते हो तो यूनिवर्सल आएगा। अब ये ए एंड बी है, तो ये चाहे कुछ भी हो यूनिवर्सल से तो छोटा ही होता है ये, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? यूनियन, ए यूनियन बी। क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन आएगा? ए, ठीक है ना। और ए बी का सबसेट है तो दोनों का यूनियन क्या आएगा? बी। मतलब दो सेट अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन लोगे तो छोटे वाला सेट आएगा, यूनियन लोगे तो बड़े वाला। तो यूनिवर्सल तो सभी का सुपर सेट होता है, बाकी सभी उसके सबसेट होते हैं। तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया छोटा सेट। सेकंड पार्ट है इसका ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू 5। देखते हैं भाई, ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन बी है यहाँ पर। अब यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पढ़ चुके हम इसको अच्छे से। बी डैश यूनियन बी, अब बी डैश यूनियन बी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्टेटमेंट। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी था बेटा, ये मैंने गलत लिख दिया, स्टेटमेंट गलत लिख दी मैंने, इंटरसेक्शन था यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन था यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी। अब बी और बी डैश क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, हर जगह इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। तो अब बी डैश इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी। और एम्प्टी का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे आप, एम्प्टी ही आएगा। थर्ड पार्ट करते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूव करना हमने। तो भाई यहाँ पर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख देता हूँ मैं, इंटरसेक्शन ए है ही। अब इंटरसेक्शन इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए होगा, और ये बच गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए माइनस बी है ये। अब ए माइनस बी सेट छोटा होगा या ए छोटा होगा? ए माइनस बी छोटा सेट होगा, है ना। ए माइनस बी में केवल ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी के नहीं, या तो इक्वल होंगे या तो दोनों इक्वल होंगे। इक्वल किस केस में होंगे? मान लीजिए ए सेट है 1 2 और बी सेट है 4 5, तो यहाँ पर ए माइनस बी कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो या तो ए माइनस बी और ए दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर अगर कोई एलिमेंट कॉमन है जैसे, तो अब ए माइनस बी कौन आएगा यहाँ पर? 1। तो ए माइनस बी हमेशा सबसेट होता है ए का। और दो सेट ऐसे हैं जो जिसमें से एक सेट दूसरे का सबसेट है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर में कौन आएगा? छोटा सेट। तो वही आंसर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है बेटा ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी सबसेट ए। अब इसमें डबल काम हो गया आपका, इंटर इम्प्लीकेशन आ गया। तो एक बार गिवन लेंगे लेफ्ट में लिखा हुआ और राइट वाले को प्रूव करेंगे, और फिर उल्टा इनका। यानी कि गिवन है ए माइनस बी यूनियन बी, और प्रूव करना है बी सबसेट ए, ये प्रूव करना है। तो भाई
चाहो तो इसको x बिलोंग्स टू लेकर चल सकते हो, क्योंकि उससे भी इजी हो जाएगा काफ़ी, वरना आप सीधा भी कर सकते हो। देखो मैं इस पार्ट को सीधा ही कर देता हूँ, इसको लेकर चला मैं a माइनस बी यूनियन b इक्वल टू a, तो इसको लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b डैश, यूनियन b है यहाँ पर, राइट में a है। अब यूनियन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन पर, a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b। अब मेरे को ये बताओ कि b डैश यूनियन b क्या होगा? यूनिवर्सल होगा ना, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? अब कोई आपको ये कहे कि a यूनियन b करने के बाद भी a आ जाता है, तो ये तो धुरंधर हो गया ना, ये तो बड़ा सेट हो गया, सुपर सेट, तो इसलिए b क्या हो गया? a का सबसेट, बस प्रूव हो गया। ठीक है ना। अब की बार उल्टा करना आपने, इसको लेना है गिवन, ये चलेगा गिवन में, और ये करना आपने प्रूव। तो गिवन लेकर चल पड़ा मैं, पहली लाइन लिखी मैंने, फिर अगर b a का सबसेट है तो a इन b तो a के इक्वल ही होगा। फिर मैंने दोनों तरफ यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ले लिया, इस तरफ भी यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ले लिया, और इस तरफ लूँगा तो a ही रहेगा। इस तरफ मैंने यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ले लिया, और इस तरफ लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे को a ही रहेगा ये। ठीक, ये लाइन आ गई। उसके बाद मैंने ये जो यूनियन था इसकी जगह लिख दिया b डैश यूनियन b। मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ a डैश यूनियन a, c डैश यूनियन c, d डैश यूनियन d, लेकिन लिखना मेरे को b डैश यूनियन b है, रिजल्ट को देखते हुए। अब ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जो है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कर रखे यहाँ पर, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब a इंटरसेक्शन b डैश को मैं लिख सकता हूँ a माइनस b, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। ठीक है ना, आया समझ में? तो भाई बच्चों, इस एक्सरसाइज के यहीं तक क्वेश्चन करो, आप अच्छे से रिवाइज करो इनको। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर लिखो बेटा, नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है ना। वैसे एक क्वेश्चन और मैं करवाना चाहूँ अगर इसका, चलो नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करते हैं इनको। ठीक है ना, जब तक आप ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच गई अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन, जो कल की क्लास में कंसीडर करते हैं। ठीक है ना।